नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कलकत्ता हाईकोर्ट एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार एक ऐसी चिट्ठी के लिए जो कि हमने इसके पहले शायद कभी नहीं देखी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का जो बार काउंसिल है उसने चिट्ठी लिखी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बिंदल, उनको पद से हटाया जाए। एक 6 पेज की चिट्ठी अशोक देव जो कि चेयरमैन है बार काउंसिल के पश्चिम बंगाल के और टीएमसी के एमएलए हैं जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है बजबज, तो वहां से वो तृणमूल कांग्रेस के एमएलए भी हैं। तो उन्होंने एक 6 पेज की चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना को लिखी है और जो आरोप इस चिट्ठी में लगाए गए हैं उसमें ये लगाए गए हैं कि जो जस्टिस बिंदल हैं, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के, उन्होंने न्याय का मुखौल उड़ाया है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इस तरीके के आरोप अशोक देव ने अपनी चिट्ठी में लगाए हैं। इसी चिट्ठी में ये कहा गया है कि जस्टिस बिंदल को कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचते ही उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और जिसके बाद उन्होंने भेदभावपूर्ण फैसले किए हैं और उनका उदाहरण भी इस चिट्ठी में दिया गया है। पहला जो उदाहरण है वो ये है कि जो नारदा जमानत के मामले में जो 17 मई को जो सुनवाई हुई थी, जिसमें कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फरहाद हकीम को जो जमानत दे दी थी, उनके जमानत आदेश पर स्टे लगा दिया था जस्टिस बिंदल ने और फरहाद हकीम को सुनवाई का मौका नहीं मिला, उनका साइड कोर्ट ने नहीं सुना और उसके बगैर उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया बेल प्ली पर। और उसमें चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि जिस तरीके से सीबीआई ने इसमें याचिका दायर की और फिर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ तक कि जो नारदा का जो पूरा ये मामला था जिस पर सुनवाई हो रही थी, इसको लेकर जो कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं जस्टिस अरिंदम सिन्हा, उन्होंने 24 मई को एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी और उन्होंने, अगर एग्जैक्टली मैं आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आवर कॉन्डक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ the conduct of the High Court. We are reduced to a mockery and it's high time we convene a full court to reaffirm the faith and sanctity of our rules and unwritten code of conduct. यानी कि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से और जिस आचरण के साथ, जिस तरीके के आचरण का रिफ्लेक्शन यहाँ पर कर रहा है वो सही नहीं है और वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया की हंसी उड़ाता है। एक तरीके से जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस चीज को लिखा था। इसी चिट्ठी में जो अशोक देव ने लिखी है उसमें यह भी लिखा गया है कि सीबीआई को कई बार याचिका दायर करने की छूट दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जो कानून मंत्री हैं मलॉय घटक, उनको याचिका देने की छूट नहीं की थी। तो ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये लिखा गया है कि जस्टिस जो बिंदल थे वो पूर्वाग्रह से बिल्कुल ग्रसित हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हुई थी तस्वीरें जिसमें देखा गया था कि जस्टिस बिंदल जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनके साथ वो मिले थे उनके घर पर, और जिससे कि न्यायालय की गरिमा की यहाँ पर एक तरीके से हंसी उड़ती है। और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि अगर न्यायालय की गरिमा को बरकरार रखना है तो फिर जस्टिस बिंदल को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। और एक और जो उदाहरण उसमें दिया है किस तरीके से जो शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को जब ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी, तो उस केस की सुनवाई उन्होंने जस्टिस कौशिक चंदा को दी थी, जिन पर यह आरोप लगाया कि वो बीजेपी के एक बहुत सक्रिय सदस्य हैं। और तो ये तमाम आरोपों के बीच आज फिर से कहीं ना कहीं पूरी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसकी विश्वसनीयता खत्म होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा मामला है जब किसी बार काउंसिल ने सिटिंग चीफ जस्टिस के रिमूवल की बात की हो या उसको पद से हटाने की बात की गई हो। हमने देखा है अक्सर कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस कभी जजों के ट्रांसफर के लिए, उनकी पोस्टिंग के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि चीफ जस्टिस को
पद से हटाने की मांग किसी बार काउंसिल ने की हो, तो ये अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बार ऐसा वाकया हुआ है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन अमित मालविया ने दिया है एक ट्वीट करके, और उन्होंने लिखा है कि क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट जो ममता बनर्जी की सुनवाई कर रहा है चुनाव के बाद जिस तरीके की हिंसा की घटना हुई थी, तो अमित मालविया ने ये लिखा है कि बार काउंसिल के नाम पर ये तृणमूल कांग्रेस के जो एमएलए हैं अशोक देव, वो इसीलिए इनको पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। और उससे अच्छा होता कि अगर वो ये कहते कि ममता बनर्जी अब हाईकोर्ट का रोस्टर डिसाइड करेंगी। तो ये तमाम तरीके की बातें आज यहाँ पर सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें बार काउंसिल ने अपनी चिट्ठी में लिखी है उससे साफ पता चलता है कि न्यायपालिका भी अब लगता है एक नया मोहरा सरकार के हाथ में बन गया है। देखिए, अमूमन जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उस स्टेट से अलग होते हैं, कहीं बाहर से लाया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो पिछले चीफ जस्टिस राधाकृष्णन जो केरल के थे, उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बिंदल जो इनका होम हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वो वहाँ कलकत्ता में सीनियर मोस्ट जज थे और वो एक्टिंग चीफ बने हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है कि जब तक कोई और चीफ जस्टिस वहाँ पोस्ट न हो तब तक वो वो कार्य संभालिएगा। अब शायद कुछ ऐसा हुआ है वहाँ बंगाल में कि वहाँ की लोकल बार या बार काउंसिल को ऐसे लग रहा है कि उनके कार्य करने में कुछ कठिनाई आ रही है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं बार को, और वो बार ट्रांसफर मांग रहा है। ऐसा ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी कभी कभार कोई जज जो किसी लोकल इलाके किसी दूसरे इलाके में जब वहाँ के बार को महसूस होता है कि शायद उन्हें वो स्टेट पसंद नहीं है या वहाँ के वकील पसंद नहीं है या कुछ ऐसे में हलचल जब हो जाता है, तो ये तब बार सुप्रीम कोर्ट को लिख देता है कि साहब इन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा मान लेता है। मुझे याद है कि जैसे पंजाब एंड हरियाणा के एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बीके रॉय, जो जिन्हें फिर बाद में गुवाहाटी ट्रांसफर किया गया, फिर गुवाहाटी के बाद फिर उन्हें सिक्किम ट्रांसफर करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। जब ऐसे कोई खत आ जाता है तो अमूमन ये होता है कि जो दिल्ली में चीफ जस्टिस और जो कोलिजियम है वो जरा दूसरों से सलाह लेती है कि भैया मसला क्या है। आपको याद होगा कि ये यहाँ इधर कलकत्ता में जस्टिस बिंदल के बेंच ने वहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को लोकल कोर्ट ने बेल कर दिया था, तो एकदम से आधे रात स्थगित किया था। वो बेल पे स्टे कर दिया था। तो फिर उसकी सुनवाई अभी 5 जजों की बेंच सुन रही है और मामला चलता जा रहा है। कुछ ऐसे एक दो ऐसे वहाँ घटनाएं घटी है जिसके कारण शायद वहाँ के लोकल बार काउंसिल को कुछ लग रहा है कि शायद एक्टिंग चीफ जस्टिस बिंदल का कलकत्ता हाई कोर्ट में रहना उचित नहीं है। जैसा कि हम नॉर्मली कहते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, चौथा मीडिया। ये चारों आपस में मिलजुल के एक सेम्बलेंस बनाए रखते हैं। हालांकि अक्सर हम पहले लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आपसी झगड़ों की बात सुनते थे, वो अब एक पुराना ज़माना हो गया, क्योंकि अब लगता है कि दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव समझ गए हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। हाल ही में एक और नया बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड शुरू हो गया कि बार काउंसिल के ऑफिस बेरर्स के आपस में झगड़े होने शुरू हो गए। फिर
एक नया ट्रेंड आया जो कि पहले भी था कि एक्टिविस्ट, हम जैसे एक्टिविस्ट छोटे मोटे, हम तो खैर बहुत छोटे एक्टिविस्ट में गिने जाते हैं, बड़े एक्टिविस्ट का जजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। और अब लेटेस्ट डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये आ गया है कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया है। और कॉन्फ्लिक्ट भी इस हद तक चला गया है कि बार काउंसिल्स ऑफिशियली सीजेआई को लिख रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस जो या एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसको आप हटाइए। मेरे दिमाग में आज भी 19 अप्रैल 2004 की यादें हैं, जबकि मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सारे जज मास लीव पे चले गए थे चीफ जस्टिस BK रॉय के बिहेवियर को देखते हुए। मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा विदर द इंडियन जुडिशरी, और उन्होंने मेरे को 20 अप्रैल 2004 को मिलने के लिए बुलाया। मेरी ज़िंदगी में वो एक सुनहरा पल था, जबकि मैं फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया के सामने बैठा हुआ 1-to-1 अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, और वो बड़े सीरियसली नोट बना रहे थे अपने हैंड राइटिंग में और बिना किसी सेक्रेटरी के। आज क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक कोई एक्टिविस्ट प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे या चीफ प्रेसिडेंट को लेटर लिखे और दोनों में से कोई भी उनको बुला के उनसे बात करे? नहीं, ये संभव नहीं है। और जो सरकार को सूट करता है वो जज वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो सरकार को सूट करता है उस तरीके का केस उस पर्टिकुलर जज को दिया जाता है। तो ये तमाम तरीके की जो बातें बार काउंसिल ने लिखी हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर बातें हैं, जिससे ये पता चलता है कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जैसा संस्थान भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन से दूर नहीं है। इसको नेता जैसे चाहें उसको घुमा सकते हैं, जैसे चाहें उस तरीके से अपने ऑर्डर्स को पास करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी की विश्वसनीयता है कि अगर सारे दरवाजे बंद हो गए और न्यायपालिका का दरवाजा उसके लिए खुला है, तो आज उस न्यायपालिका की विश्वसनीयता पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है और इसको आगे इसमें कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ये नया अध्याय आज एक तरीके से शुरू हुआ है कि जस्टिस बिंदल जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं कैलकाटा हाईकोर्ट के, उनको हटाने की मांग की गई है। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट किया है अमित मालविया ने और एक डिफाइंट एटीट्यूड उनका नजर आ रहा है, तो हमें नहीं लग रहा कि शायद जस्टिस बिंदल को इस पर हटाने की कोई बात होगी। लेकिन हाँ, जो एक राजनीतिक टसल है, एक पॉलिटिकल बैटल है, वो और ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी राज्य में खड़ा हो जाए। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है, लेकिन जो विश्वसनीयता का सवाल है आज उस न्यायपालिका की विश्वसनीयता पे और जो पूरी प्रक्रिया है उस पर एक तरीके से सवाल खड़े होते हैं। इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।